नमस्कार मंडली। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट देखे थे टेलविन के, जैसे कि डार्क मोड कैसे काम करता है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे काम करता है, कलर्स कैसे काम करता है। नाउ हम लोग आगे देखते हैं और भी कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे कि थीम वेरिएबल्स। थीम वेरिएबल्स कैसे काम करता है टेलविन सीएसएस में। अब देखो, जो थीम वेरिएबल्स होते हैं इसको एक्चुअली इंटरनली हम लोग इसको डिज़ाइन टोकन बोलते हैं। अगर टोकन्स यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे डिज़ाइन टोकन्स हैं, जो कि जब हम लोग कलर यूज़ करते हैं तो यहाँ से वो कलर उठाता है। जब हम लोग फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट उठाता है। ये सारे डिज़ाइन टोकन्स हैं जो ऑलरेडी टेलविन ने डिफ़ाइन करके रखे हैं। लेकिन क्या आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो? येस, टेलविन में मोस्टली हर एक चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसलिए टेलविन इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इतना ज़्यादा फ़ेमस है। टेलविन में अगर आपको ये फ़ॉन्ट सेंस का अगर कुछ चेंज करना है तो इसको आप चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, या फिर नया फ़ॉन्ट भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कलर जो रेड है इसका शेड चेंज करना है, इसको चेंज कर सकते हो या फिर नया कलर भी ऐड कर सकते हो। लेट्स सी ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। तो टेलविन में अगर आपको जो थीम है, थीम वेरिएबल्स हैं, इनको कस्टमाइज़ करना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ये थीम डायरेक्टिव। थीम डायरेक्टिव या एट रूल बोल सकते हो, इसको थीम डायरेक्टिव बोलते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग जो थीम वेरिएबल्स या थीम टोकन्स है, इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक नया कलर ऐड करना है, जो कि इस टेलविन के पास नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो चलते हैं वीएस कोड में। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखो ये वाले प्रोजेक्ट में काम करते हैं, टेलविन विद सीडियन। यहाँ पे आ गए। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट टाइम थीम कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है वो देखा था, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, पहले तो माई क्लास निकाल देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मैं आ गया और एक काम करते हैं, ये सब कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्टाइल है, राइट? ये स्टाइल टेक्स्ट स्लैश टेलविन सीएसएस, इसमें क्या करना है आपको, एट द रेट यहाँ पे लिखना है थीम, राइट? एट द रेट थीम। और फिर यहाँ पे देखो, ये थीम के अंदर, थीम डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपको कस्टमाइज़ेशन करना आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नया कलर ऐड करना है, तो कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे टोकन से कैसे बनाया जाता है। टोकन बनाने के लिए ऐसा कुछ, कलर के लिए ऐसा यूज़ किया जाता है। फ़ॉन्ट अगर यूज़ करना है तो आपको ऐसे यूज़ करना है, हाइफ़न हाइफ़न कलर, हाइफ़न उसके बाद कलर का नाम जो भी रहेगा वो देना है। टेक्स्ट के लिए ये, फ़ॉन्ट वेट का ये, ट्रैकिंग का ये, लीडिंग का ये, ऐसे करना है आपको, ठीक है? तो मुझे कलर के लिए यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइफ़न हाइफ़न कलर, उसके बाद हाइफ़न, उसके बाद जो भी कलर का मुझे यहाँ पे नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐसा दिया है, कलर रेड 50 शेड दिया है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुछ और नाम देता हूँ इसको, मिंट 500। अब मिंट 500 कलर जो होगा, यहाँ पे मुझे कोई भी एक कलर उठाना पड़ेगा, तो यहाँ से जाते हैं कलर पैलेट, बहुत सारे ऐसे कलर पैलेट मिल जाएँगे। एंड यहाँ पे देखो ये मिंट कलर आई थिंक, तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो हैश लगाना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैंने एक नया कलर, ये कलर टेलविन में नहीं है, तो ये मैंने नया कलर एक ऐसे बना लिया। लेट्स सी ये कलर कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कलर को मुझे यूज़ करना है यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला ऑरेंज है, तो इसकी जगह बीजी ऑरेंज की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूँगा बीजी। अब ये कलर टोकन को मैं कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, एज़ अ टेक्स्ट कलर यूज़ कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर। मैं एज़ अ टेक्स्ट कलर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ बीजी मिंट 500। यहाँ पे देखो ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अप्लाई। अगर मैं इसको और भी कोई कलर दे दूँ, सपोज़ ये वाला शेड देता हूँ, ये कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ये शेड देते हैं। देखो ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने क्या किया, खुद का कस्टम एक थीम टोकन, थीम वेरिएबल आप बोल सकते हैं, थीम टोकन बनाया और उसको यहाँ पे एज़ अ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज़ अ कलर, बैकग्राउंड कलर। इसको एज़ अ टेक्स्ट कलर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जो भी कलर, जहाँ-जहाँ भी कलर यूज़ करते हैं, उसको एज़ अ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कलर को कैसे यूज़ किया जाता है, राइट? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे आपका कस्टम थीम वेरिएबल बनाया जाता है। ऑलराइट? और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ़ कलर ही नहीं, फ़ॉन्ट हो गया या फिर ये जितने भी यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस यहाँ पे दिख रहेंगे, यहाँ पे जितने भी नेम स्पेस दिख रहेंगे, ये सब का यूज़ करके आप खुद का थीम वेरिएबल, थीम टोकन बना सकते हो। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कलर हो गया, शैडो हो गया, फ़ॉन्ट सेंस हो गया, ये सब का यूज़ करके खुद का टोकन बना सकते हो। अभी देखो, हर एक चीज़ का तो हर चीज़ कस्टमाइज़ नहीं है। जैसे फ्लेक्स हो गया, फ्लेक्स सब में कॉमन रहेगा, राइट? डिस्प्ले डिस्प्ले ग्रिड हो गया, या फिर आप समझ लो डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, या बाकी जितने भी सीएसएस के आपने चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी रहेंगी। हर एक चीज़ कस्टमाइज़ मतलब कर हर एक चीज़ कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो इसलिए हर चीज़ का टोकन नहीं होता यहाँ पे। इसलिए जो टोकन होगा, किसका होगा? स्पेसिंग का होगा, कलर्स का होगा, फ़ॉन्ट का होगा। तो यहाँ पे इसलिए देखोगे, जो यहाँ आपको नेम स्पेसेस दिख रहे होंगे, ये कलर्स का दिख रहा होगा, ठीक है? फ़ॉन्ट का दिख रहा होगा,
और यहाँ पे देखोगे तो ये स्पेसिंग ब्रेक पॉइंट्स का दिख रहा होगा, ठीक है, स्पेसिंग का दिख रहा होगा, तो ये सब चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे जो टेलविन होता है, इसमें देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट टेलविन सीएसएस करते हैं। अब ये चीज़ क्यों करते हैं पता है? तो ये इसकी वजह से ही जो टेलविन के यूटिलिटी क्लासेस होते हैं ना, वो इम्पोर्ट होते हैं, जो प्री डिफाइंड क्लासेस जो कलर्स एंड ऑल है वो इम्पोर्ट होते हैं। वैसे हम लोग ने यहाँ पे अब देखोगे तो इसमें नहीं किया, सीडीएन वाले में नहीं किया, क्योंकि सीडीएन में सीडीएन के थ्रू आता है। लेकिन जब आप सीएलआई में जाओगे, सीएलआई में हम लोग ने यहाँ पे किया था, राइट, इम्पोर्ट टेलविन सीएसएस। इसके थ्रू ही जो टेलविन के एक्चुअली जो ऑलरेडी यूटिलिटीज डिफाइंड है वो इम्पोर्ट होता है, ठीक है। इम्पोर्ट का यूज एक्चुअली इम्पोर्ट डायरेक्टिव है, तो इसका यूज करके आप बाकी कोई सीएसएस फाइल अगर इंपोर्ट करना है तो इसको भी यूज कर सकते हो। आगे हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि टेलविन सीएसएस के जो थीम वेरिएबल्स है उसको कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो या खुद का भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं, थीम वेरिएबल हो गया, एडिंग कस्टम स्टाइल। आप कस्टम खुद का स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कस्टम स्टाइल कैसे ऐड करना है, थीम थीम डायरेक्टिव का यूज करके एक तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और होता है आर्बिट्री वैल्यू। आर्बिट्री वैल्यू यानी कि कभी कभी सपोज करो कि तुमको, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे, मार्जिन मार्जिन यहाँ पे हम लोग देते हैं टॉप, और मार्जिन टॉप में मैं दे देता हूँ यहाँ पे सपोज 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बीच में कितना 80 का गैप आ गया। लेकिन सपोज करो मुझे कभी कभी मेरी कस्टम वैल्यू देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आर्बिट्री वैल्यू। तो आप ऐसे करके दे सकते हो, ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हो। उसके बाद इसमें मैं कुछ भी अपने मन से वैल्यू दे सकता हूँ, 100 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ मैं, या फिर 200 पिक्सल दे सकता हूँ अपने मन से। इसको बोलते हैं आर्बिट्री वैल्यू। यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं आर्बिट्री वैल्यू, यानी कि आप यहाँ पे ऐसे जो भी यूटिलिटी क्लासेस होंगे उसके उसमें ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अपने मन से वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया मार्जिन एम्प्टी मतलब मार्जिन टॉप, और यहाँ पे 200 पिक्सल, देखो यहाँ पे मार्जिन टॉप 200 पिक्सल अप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, अगर आपको प्री डिफाइंड जो वैल्यूज़ है वो नहीं देनी है, ये सारी जो वैल्यू है प्री डिफाइंड है, जो टेलविन से आ रही है। इसके अलावा अगर आपको वैल्यूज़ देनी है, ये मार्जिन टॉप 18 REM है, ठीक है। अगर आपको पिक्सल में देना है तो आप ऐसे दे सकते हो, या अपने मन से कुछ भी कस्टम वैल्यू दे सकते हो बेसिकली। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्री वैल्यू, यानी कि आप कस्टम वैल्यूज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद आर्बिट्री वैल्यूज़ देख लिया हम लोगों ने, एंड दैट्स इट। मतलब कस्टम सीएसएस कैसे, आप इसमें कस्टम सीएसएस भी लिख सकते हो वैसे तो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, खुद का कस्टम स्टाइल, एक कस्टम क्लास बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो सिंपल है, यहाँ पे आना है डॉट, नॉर्मल क्लास कैसे बनाया, माई क्लास लिख देता हूँ मैं, ठीक है। माई क्लास यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, सपोज करो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में मैं देता हूँ ब्राउन, ठीक है। और माई क्लास जो है इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं बैकग्राउंड कलर मिंट निकाल देता हूँ, और इसका कलर देखोगे तो ब्राउन हो गया, ठीक है। दैट्स इट। ऐसे ही आप खुद का क्लासेस भी अप्लाई कर सकते हो। प्लस इसके अंदर ना आप जो टेलविन सीएसएस के वेरिएबल्स हैं ना, टोकन्स, इसको भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग वैर, ऐसे वैर हाइफन हाइफन, जो टेलविन सीएसएस के वेरिएबल, जैसे यहाँ पे कलर मिंट मैंने यूज़ किया है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे बीजी स्काई 500, ये आई थिंक काम नहीं करेगा, तो ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, हाइफन हाइफन कलर बीजी स्काई 500। यहाँ पे देखो ऐसे जो भी टोकन है ना आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो यूजिंग वैर। हम लोगों ने वैर फंक्शन का यूज़ करके जो भी टेलविन सीएसएस के एग्जिस्टिंग टोकन है उसको भी आप एज अ अपने कस्टम क्लास में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सपोज वेरिएंट भी देना है, सपोज यहाँ पे मैंने मेरा खुद का क्लास बनाया, उसमें बैकग्राउंड कर दिया ये स्काई ब्लू, लेकिन इसका वेरिएंट देना है आपको, मतलब डार्क मोड में कैसा दिखना चाहिए, अगर आपको वो देना है तो यहाँ पे आप इसके अंदर ही देखो ऐसा कुछ कर सकते हो। वेरिएंट वेरिएंट यूज़ कर सकते हो, वेरिएंट डायरेक्टरी, एंड उसके बाद डार्क, उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ एट द रेट वेरिएंट, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ डार्क, डार्क में कैसा दिखना चाहिए उसके लिए यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर जो भी दिया है इसको उठा के यहाँ पे डालते हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँगा डार्क में मुझे चाहिए स्काई की जगह पे ग्रीन, तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन हो गया, या फिर यहाँ पे चाहिए ब्लू, ये ब्लू हो गया, ऑलराइट। तो डार्क मोड में क्योंकि यहाँ पे मैंने डार्क लिखा है इसलिए ये अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि
ये कमेंट किया हुआ है इसलिए वहाँ पे डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो रहा है। ये निकालेंगे तो आ जाएगा। देखो, नॉर्मल डार्क में स्काई ब्लू है और स्काई है और उसके बाद प्रॉपर अगर डार्क मोड आएगा तो ये बन जाएगा ब्लू। तो ये भी चीज़ कर सकते हो, मतलब अपना खुद का क्लास बनाओगे, उसमें डार्क मोड अगर आपको हैंडल करना है तो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड कलर कलर स्कीम भी अगर आपको ऐड करना है कि मतलब डायरेक्टली वो अडेप्ट कर लेगा जैसा सिस्टम का रहेगा, वो आप कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे सिंपल अगर यूटिलिटीज़ खुद का यूटिलिटीज़ बनाना है तो आप खुद से बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जितने भी होते हैं सब यूटिलिटी क्लासेस होते हैं टेलविन के अंदर। अगर आपको कस्टम यूटिलिटी बनाना है तो आप खुद का ही बना सकते हैं यूजिंग यूटिलिटी डायरेक्टिव। तो कैसे बनाओगे? सिंपल, अगर मुझे सब यहाँ पे एक यूटिलिटी बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे यूटिलिटी एंड उसके बाद यहाँ पे इसका कुछ भी नाम दे दो। इसका नाम देता हूँ मैं कस्टम यूटिलिटी। अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हो। का स्पेलिंग गलत है, UTILITY। ऑलराइट, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हो आप खुद का यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे कंटेंट विजिबिलिटी ऑटो है। मैं यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ एकदम। बैकग्राउंड कलर मैं इसका ना देता हूँ सपोज रेड, सिंपल सा रखते हैं। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अब मैं इधर कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे माई क्लास था, ये इसकी जगह पे मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खुद का यूटिलिटी क्लास भी बना दिया है। ऑलराइट, तो आप डायरेक्टली क्लास भी बना कर सकते हो या खुद का यूटिलिटी क्लास भी बना के इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसको अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हो। होवर पे करना है, ठीक है, या फोकस पे करना है, या नॉर्मली डायरेक्ट करना है, तो आप इसको कर सकते हैं यूज़। तो दैट्स इट, आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन कस्टमाइज, यू कैन क्रिएट योर कस्टम स्टाइल इन टेलविन CSS। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिटेक्टिंग क्लासेस इन सोर्स फाइल, यानी कि जो टेलविन CSS है कैसे वो डिटेक्ट करता है कि कौन कौन से यूटिलिटी क्लासेस आपने यूज़ किए हैं और उसके हिसाब से CSS कैसे जनरेट करना है। बेसिकली टेलविन CSS क्या करता है, स्कैन करता है पूरे प्रोजेक्ट को, स्कैन करता है यूटिलिटी क्लासेस के लिए, उसके अंदर से टोकन्स निकालता है, हर एक फाइल को स्कैन करता है। हर एक फाइल नहीं, एक्चुअली कौन कौन सी फाइल है इसमें इसमें वो भी मेंशन है कि कौन कौन सी फाइल को वो स्कैन करता है। ठीक है, और आप खुद से ही मेंशन कर सकते हो, टेलविन को बता सकते हो कि यही फाइल को आपको स्कैन करना है, बाकी किसी फाइल को स्कैन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो टेलविन क्या करता है, बेसिकली स्कैन करता है प्रोजेक्ट के सारे यूटिलिटी क्लासेस के, उसके हिसाब से जो CSS होता है, बेस CSS वो जनरेट करता है। इसलिए आप देखोगे जो टेलविन CSS होता है, उसका जो CSS फाइल जनरेट होता है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम होता है। ऑलराइट, तो टेलविन CSS बेसिकली करता क्या है, इंटर स्कैनिंग करता है। मतलब क्या करता है, पहली चीज़ तो वो जो आपके प्रोजेक्ट की सारी फाइल है ना, उसको एज़ अ प्लेन टेक्स्ट ट्रीट करता है। जितनी भी CSS की फाइल होंगी या जो भी फाइल्स वो स्कैन कर रहा है, उसको एज़ अ प्लेन टेक्स्ट ट्रीट करता है। और जनरली क्या होता है, बाकी जो लाइब्रेरीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, पार्स करती है, पार्सिंग करती है, पार्स मतलब कन्वर्ट करती है बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेकिन ये क्या करता है, टेलविन CSS ऐसा नहीं करता है। नॉर्मली ये प्लेन टेक्स्ट में ही उसको ट्रीट करता है और उसके बाद उसके अंदर से वो टोकन्स निकालता है। वो चेक करता है हर एक प्लेन टेक्स्ट में से, ट्राई करता है उसमें से टोकन मैपिंग करने के लिए कि क्या ये टोकन मेरे मेरे पास डिफाइंड है। अगर वो टोकन उस टेलविन CSS के पास डिफाइंड होगा तो उसको वो ले लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, उसको लेके उसको नॉर्मल CSS में कन्वर्ट करेगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट लुक फॉर एनी टोकन इन योर फाइल दैट कुड बी क्लासेस ऑन विच कैरेक्टर टेलविन CSS एक्सपेक्टिंग इन क्लास नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, टोकन्स को हर एक फाइल में जाएगा और टोकन्स उसमें से निकालेगा और चेक करेगा कि क्या इसका मैपिंग मेरे पास है, क्या ये मेरे पास डिफाइंड है। अगर रहेगा तो उसका CSS जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसलिए टेलविन CSS क्या करता है, हर एक चीज़ चेक करता है, इसलिए यहाँ पे इसका जो CSS फाइल जनरेट होता है बहुत छोटा होता है। ऑलराइट, it try to generate the CSS file for all these tokens, throwing away any token that don't map to a utility class the framework known about। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी ऐसा टोकन जो उसको नहीं पता है, जो उसके पास नहीं है, उसको निकाल देता है, सिंपल। और जो उसके पास रहेगा उसको ही वो रखता है, बाकी सबको निकालता है। इसलिए CSS फाइल का जो एंड में जो CSS फाइल जनरेट होती है वो बहुत स्मॉल होती है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जब आप डायनेमिक क्लासेस बनाते हो, जैसे कि एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, जो यहाँ पे
जब हम लोग रिएक्ट जेएस या ये सब करते हैं ना, या जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें डायनेमिकली हम लोग ट्राई करते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको कंडीशनली क्लासेस अप्लाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक div बनाया गया है, div में अगर एरर आएगा तो इसका कलर, टेक्स्ट का कलर जो होना होना चाहिए वो रेड होना चाहिए, अदरवाइज़ ग्रीन होना चाहिए। यहाँ पे देखो जोड़ के बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। यहाँ पे क्लास का नाम लिया है टेक्स्ट हाइफ़न, अगर एरर आएगा तो रेड आएगा, अदरवाइज़ ग्रीन आएगा, फिर हाइफ़न 600 ये शेड है, राइट? तो यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से देखोगे तो ये रेड और ग्रीन आएगा, लेकिन ये नहीं करना आपको, क्योंकि अगर आप डायनामिकली ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे तो टेलविन सीएसएस इसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि टेलविन सीएसएस क्या करता है, हर एक फाइल को एज़ अ प्लेन टेक्स्ट ट्रीट करता है, तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी और वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपको करना है तो आपको ऐसे करना है। अगर एरर आता है तो पूरा का पूरा आप लिखो टेक्स्ट रेड 600, अगर एरर नहीं है तो टेक्स्ट ग्रीन 600, ऐसा लिखना है आप। ये चीज़ ध्यान रखना है। जब आप कंडीशनली करोगे तो इसको ऐसा करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जब आप जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट जेएस ये सब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें बहुत काम आता है ये। तो टेलविन सीएसएस इसको इग्नोर करेगा, और इसको अगर आप ऐसे लिखते हो तो ही काम करेगा। ऑलवेज़ यूज़ कंप्लीट क्लास नेम, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे टेलविन सीएसएस जो फाइल्स है उसको डिटेक्ट करता है, कैसे स्कैन करता है और कैसे उसको यूज़ करता है। ऑलराइट, एंड उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, फंक्शन एंड डायरेक्टिव। फंक्शन एंड डायरेक्टिव, तो इसमें देखो इंपोर्ट होता है एक, इंपोर्ट इसको डायरेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एट रूल है एक्चुअली। इसका यूज़ करके आप जो फाइल्स एंड ऑल है दूसरी इंक्लूड कर सकते हो। डायरेक्टिव या कस्टम टेलविन स्पेसिफिक एट रूल हम लोगों ने पढ़ा था सीएसएस में, राइट? तो ये देख लेना, सीएसएस का है, मतलब फंडा है एट रूल, जिसको हम लोग एट द रेट का यूज़ करके हम लोग, जैसे एट मीडिया हो गया या फिर एट प्रॉपर्टी हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, एट लेयर हो गया, ये सब सीएसएस का पार्ट है, राइट? इसको हम लोग डायरेक्टिव बोलते हैं। तो पहला एक इंपोर्ट है, इंपोर्ट का यूज़ करके हम लोग कोई भी सीएसएस फाइल को टेलविन सीएसएस में इंपोर्ट करते हैं। एक हम लोग तो टेलविन सीएसएस को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद थीम हम लोगों ने देखा, थीम डायरेक्टिव, थीम का यूज़ करके हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं थीम को। सोर्स सोर्स डायरेक्टिव जो होता है ये कौन-सी फाइल को आपको इंक्लूड करना है, कौन-सी फाइल को इंक्लूड नहीं करना है स्कैनिंग के लिए। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, चलो यहाँ पे बता देता हूँ वापस से। तो टेलविन सीएसएस जो है, कौन-कौन सी फाइल को इंक्लूड करता है, देखो। व्हिच फाइल, कौन-कौन सी फाइल को स्कैन करता है? तो सारी फाइल्स को स्कैन करता है एक्सेप्ट अगर आपकी फाइल गिट इग्नोर के अंदर है। गिट इग्नोर पता रहेगा, हम लोगों ने गिट एंड गिटहब में पढ़ा रहेगा। अगर कोई भी चीज़ आप गिट इग्नोर में डाल देते हो तो गिट एंड गिटहब उसको डिटेक्ट नहीं करता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ गिट इग्नोर में डालोगे तो उसको स्कैन नहीं करेगा टेलविन सीएसएस। नोड मॉड्यूल्स की कोई भी फाइल्स को स्कैन नहीं करता है। कोई भी इमेज रहेगा, वीडियो रहेगा, ज़िप फाइल रहेगा, उसको भी स्कैन नहीं करता है। सीएसएस फाइल को भी स्कैन नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सीएसएस फाइल है, नॉर्मल डॉट सीएसएस फाइल है, ठीक है? कॉमन पैकेज मैनेजर जैसे लॉग फाइल्स हो गए, ये सबको भी स्कैन नहीं करता है। पैकेट डॉट जेसन या पैकेट डॉट लॉग डॉट जेसन करके होता है, एक हाइफन लॉग डॉट जेसन होता है, उसको भी स्कैन नहीं करता। यार्न से भी लॉग फाइल बनती है, ठीक है? तो ये सारी फाइल्स को भी स्कैन नहीं करता है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली चाहिए कि कोई फाइल को स्कैन करे, तो आप सोर्स डायरेक्टिव का यूज़ करके यहाँ पे ऐसे बता सकते हो कि भाई इसको भी स्कैन करो। कभी-कभी को यूआई लाइब्रेरीज़ कोई-कोई यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम एक्सप्लिसिटली ऐसे आप यहाँ पे पाथ दे सकते हो कि भाई इसको भी स्कैन करके इसका भी सीएसएस जनरेट करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हो। यहाँ पे यूज़ होता है इसलिए यहाँ पे यूज़ होता है सोर्स डायरेक्टिव। उसके बाद यूटिलिटी देखा हम लोगों ने, यूटिलिटी फंक्शन, आप खुद का यूटिलिटी क्लासेस बना सकते हो इसका यूज़ करके। वेरिएंट वेरिएंट का यूज़ करके हम लोग खुद का, अगर आप खुद का यहाँ पे बना रहे हो तो इसका यूज़ करके आप, मतलब डार्क मोड, लाइट मोड में कैसा चाहिए आप यहाँ पे बना सकते हो। कस्टम वेरिएंट हम लोगों ने देखा कि कस्टम वेरिएंट कैसे बनाया जाता है यूजिंग कस्टम वेरिएंट डायरेक्टिव। अप्लाई, ये वाला ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाई डायरेक्टिव जो होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना मैं वीएस कोड में जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो हम लोगों ने कितना सारा क्लासेस यूज़ किया है। अब कभी-कभी क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे 4-5 लाइन में क्लासेस भर जाते हैं, बहुत सारे क्लासेस भर जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको उठा के ना ऐसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये बार-बार अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको उठा के आप ऐसे यहाँ पे यहाँ पे आओ, और ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई मतलब खुद का एक कुछ भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा क्या है, ग्रिड गैप नहीं, ये नहीं, ये वाला, ठीक है? ये मैं हर जगह अप्लाई करूँ मान लो, ये सब पे अप्लाई करो, ऐसे यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, और सब जगह अप्लाई कर देता हूँ मैं, चलो ऐसे, ठीक है? मैंने ऐसे देखो कितने सारे क्यूब हो गए, मेरे पास 6 क्यूब हो गए, 1, 2, 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है हर जगह।
सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है, प्लस कभी-कभी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्लासेस इतने ज़्यादा होते हैं 4-5 लाइन में, तो सिर्फ़ यहाँ पे टेलविन सीएसएस के क्लासेस ही दिखते हैं। तो एक इसका तरीका ये है कि पहली चीज़ तो ये रिपीट हो रही है, एक ही चीज़ बार-बार हर जगह अप्लाई करना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे खुद का यहाँ पे एक क्लास बना सकते हो पहली चीज़ तो। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखेंगे डॉट बॉक्स करके क्लास बनाएँगे और इसमें एक @अप्लाई करके डायरेक्टिव होता है, इसका यूज़ करके हम लोग ये पूरा का पूरा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है? और उसके बाद ये जो बॉक्स है, समथिंग इज़ रॉन्ग यहाँ पे, हाँ, डबल कोट्स नहीं आएगा, यहाँ पे बॉक्स है, इसको हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो सबको रिप्लेस कर दूँगा, तो नहीं, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और सबको रिप्लेस कर दिया बॉक्स से, दैट्स इट। देखो, अब कितना क्लीन दिख रहा है, राइट? ये कितना क्लीन दिख रहा है, मैंने सिर्फ़ यहाँ पे लिखा है बॉक्स और ये बॉक्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ़ मैंने लिखा है डॉट बॉक्स क्लास और इसमें अप्लाई का यूज़ करके मैं टेलविन सीएसएस के जो क्लासेस है उसका ही उसको मैंने मेरे कस्टम बॉक्स में डाल दिया और उसको सिर्फ़ यहाँ पे बॉक्स, बॉक्स लिख रहा हूँ और कितना क्लीन दिख रहा है, राइट? अब यहाँ पे क्लासेस ऐसे टेलविन सीएसएस के ऐसे यूटिलिटी क्लासेस नहीं दिख रहे हैं, राइट? तो अप्लाई का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। यूज़ द अप्लाई डायरेक्टिव टू इनलाइन एनी एक्जिस्टिंग यूटिलिटी क्लासेस इंटू योर ओन कस्टम सीएसएस, ठीक है? आप खुद का सीएसएस यहाँ से बना सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बटन बना रहे हो या कस्टम कंपोनेंट बना रहे हो, तो खुद से यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट का क्लास बना सकते हो और इसको यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प जैसे बटन होता है पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। कुछ-कुछ चीज़ें जो प्रोजेक्ट में पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह यूज़ होती है, रिपीट होती है। तो हर जगह आप ऐसे पूरे क्लासेस लिखने के बजाय आप एक जगह लिख दो और उसके बाद अप्लाई कर दो। अब इससे फ़ायदा हो क्या होगा कि कभी आपको आपके बटन का कलर या कुछ भी चेंज करना हो, सिर्फ़ एक जगह अप्लाई करोगे। यहाँ पे सिर्फ़ मैं अप्लाई करूँगा बीजी, ऑरेंज की जगह पे मुझे ब्लू करना है तो ब्लू किया, ठीक है? ओके, यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे क्योंकि डार्क मोड में ये है। मैंने यहाँ पे बीजी ब्लू 500 किया, सब जगह देखो ब्लू हो गया। सिर्फ़ एक जगह मैंने बीजी ब्लू किया, सब जगह ब्लू हो गया। तो ये फ़ायदा होता है आपका इसका अप्लाई डायरेक्टरी का। उसके बाद रेफ़रेंस, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद से एक्सप्लोर करना। बाकी यहाँ पे अल्फ़ा, जो अल्फ़ा वैल्यू है इसका यूज़ करके आप सपोज़ करो मतलब कोई भी कलर है उसका ओपेसिटी कम करना है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिंग बढ़ाना है तो स्पेसिंग के लिए फंक्शंस है एक्चुअली ये, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है? इसके बाद अल्फ़ा फ़ंक्शन है, फिर इसका स्पेसिंग फ़ंक्शन है, इसको आप खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से भी आपको देखना चाहिए आई थिंक ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई, क्योंकि अभी पूरा डॉक्यूमेंटेशन में बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा इसमें और भी चीज़ें हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद जाते-जाते आप लोग के लिए एक असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट है, ये आप लोग को बनाना है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है? ये खुद से आप ट्राई करो, इसको बनाओ और अगर आपने ये बना लिया खुद से पूरा, तो आपको समझ लो टेलविन सीएसएस आ गया। ऑलमोस्ट मतलब समझ लो 70 टू 80% आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल देखो इसमें क्या-क्या है। पहली चीज़ तो ये लाइट मोड, डार्क मोड दोनों सपोर्ट करता है, ऑलराइट? एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो पहला सेक्शन ये हीरो सेक्शन है इसका, फिर इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट फीचर्स है, यहाँ पे एक इमेज शायद नहीं दिख रहा है। ठीक है, फीचर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको आप कुछ भी डमी यहाँ पे डाल सकते हो। स्किल्स क्या-क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद गेट इन टच करके एक फॉर्म है, फिर यहाँ पे फुटर है। ये आपको बनाना है, इसको लाइट और डार्क मोड दोनों में आप देख सकते हो। एक नाइस यहाँ पे हेडर भी देखोगे कि हेडर देखो ट्रांसपेरेंट है, आपको दिख रहा होगा ये ट्रांसपेरेंट हेडर है। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली जा सकते हो, ऐसे स्क्रॉल करके, प्रोजेक्ट में भी ऐसे डायरेक्टली जा सकते हो, स्क्रॉल करके। ऑलराइट, एंड इसको रिस्पॉन्सिव भी अगर देखना है तो ये रिस्पॉन्सिव ही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हो हेडर चेंज हो गया, पहले कैसा था यहाँ पे, ठीक है? मेन्यू आ गया अभी और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे स्किल्स एंड ऑल इसके अंदर चले गए। उसके बाद डार्क मोड, लाइट मोड इसमें भी सपोर्ट करता है, प्लस ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है? सब एक के नीचे एक आ गए देखो मोबाइल के अंदर। तो ये है प्रोजेक्ट आपको बनाना है, अगर आपने ये बना लिया तो समझ लो आपको टेलविन सीएसएस आ गया। ऑलराइट, तो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।